और आज के कार्यक्रम में पहली बार इतनी बड़ी महिलाएं मैं देख रहा हूं, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है मेरे दोस्तों। आप लोग जो उधर खड़े हैं थोड़ा पास में आ जाइए, अभी छाया भी आ गया, आ जाइए दोस्तों इधर पास में, मेरे सामने रहोगे ज्यादा अच्छा होगा। उधर साथ जो भाई है आ जाओ, आ जाओ। दोस्तों हमने कई वक्ताओं को सुना, समझा और प्रयास किया कि हमारी समस्याएं क्यों है। देश में जब आजादी आई, संविधान लागू हुआ तो कई समाजों की बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन आज हम देखते हैं इतने सालों में तो सबकी समस्याओं का थोड़ा बहुत समाधान हुआ। एकमात्र आदिवासी समाज है जिसकी समस्याएं कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। क्या मैं सही कह रहा हूं? एकमात्र आदिवासी समाज है जिसकी समस्याएं कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। जहां तक जमीन की बात करें, देश आजाद होने से पहले जितनी जमीन थी हमारे पास, वो जमीन आज कम हो गई। और हमारे पूर्वजों का कथन है कि जमीन नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि जो जमीन हमारे पास है वो जमीन हमारी नहीं है, वो हमारे बाप दादाओं की है। यदि हम जमीन बेचते हैं तो किसको बेच रहे हैं? बाप दादा को बेच रहे हैं। ये जमीन हमारी नहीं है, हमारे बाप दादाओं की है। और बाप दादाओं ने जमीन अपने आने वाली पीढ़ी के लिए रखी थी। यदि आप जमीन बेचते हो तो आने वाली पीढ़ी को भी बेच रहे हो। लेकिन यह सब जानने के बावजूद भी आज लगातार हमारी जमीन कम हो रही है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी हम पिछले दिनों तेलंगाना गए थे तो वहां देश भर के लोग आए थे। वहां पर एक बात निकली कि दुनिया के आदिवासी एक हो, भारत के आदिवासी एक हो। ये नारा आपने बहुत बार सुना होगा। सही कह रहा हो, गलत कह रहा हो? लेकिन एक तो हो नहीं रही। कि हो रहे? जो लोग आदिवासी एकता के नाम से निकले थे, समाज में बात कर रहे थे, वो तो पार्टियों में जा रहे हैं। और वो भी कौन सी पार्टी में जा रहे हैं? जो पार्टी हमारे समाज के लिए समस्या खड़ी करके गई है। आपका कॉलम अलग था नहीं था देश आजाद होने से पहले? कॉलम खत्म किसने किया? कौन सी पार्टी ने? कांग्रेस ने। और यहाँ समाज में काम करने वाले लोग कांग्रेस में जा रहे हैं। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? तो ये उपला माला भरा हुआ है कि खाली है? आ उपलू माड़ो है, भरेलो है कि खाली है? खाली થઈ ગયો। क्या आना में गोबर भरेलो है? थोड़ा तो समझना चाहिए ना। यदि आप समाज के लिए काम करते हो तो जिस पार्टी ने आपके समाज का सबसे ज्यादा नुकसान किया उसमें क्यों जा रही है, मेरा सवाल है। चाहे वो कोई भी हो, ये मेरा सवाल है। दूसरी बात, हम लोग कहते हैं कि ये पार्टी गलत है, वो पार्टी गलत है। धर्म के नाम पर हमारे देश में पार्टियां बनी है, उसका भी हम लोग बात करते हैं। तो उन्होंने भी कौन सा अच्छा काम किया? आज मध्य प्रदेश में पिछले 5 साल में जितना ज्यादा शोषण हुआ, दमन हुआ, हत्याएं हुई, यहां तक कि हमारी एक ग्रासीय महिला को जला दिया, नेमावर में महिला हमारी बेटियों को जमीन में गाड़ दिया जेसीबी से। इसके बावजूद भी हम उनमें बने हुए हैं। और कोई व्यक्ति समाज के लिए काम करता है, समाज के लिए बोलता है और नई व्यवस्था बनाता है तो आप लोग विरोध में काम करते हो, गालियां देते हो, न जाने क्या क्या आरोप लगाते हो। अब मेरा पुनः सवाल है, क्या आदिवासी एक होना चाहता है? यदि आदिवासी एक होना चाहता है तो आदिवासी नेता एक होना चाहते हैं? नहीं। आदिवासी एक होना चाहता है, आदिवासी नेता एक होना नहीं चाहते। ये हमको पहले से पता था। इसलिए 2015 में जब हम लोगों ने आदिवासी परिवार बनाया तो पहला सिद्धांत रखा, राजनीति विहीन आदिवासी परिवार। यानी आप किसी भी पार्टी में हो,
किसी भी पार्टी में हो, आप यहां आकर के अपनी बात रख सकते हो। फिर हमने देखा जो आदिवासी ईसाई बन गए हैं वो वापस अपनी संस्कृति में नहीं आना चाहते। जो आदिवासी आपका वर्ण धर्म में चले गए हैं, अब ये वर्ण धर्म कौन सा है? कई लोगों को तो ये भी पता नहीं है कि जिसको हम लोग अलग अलग बातें कहते हैं तो हम इस धर्म को मानते हैं, हमारी स्कूल में सर्टिफिकेट में हम ये नाम लिखते हैं, वो तो धर्म का नाम ही नहीं है। ये क्या सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है हिंदू कोई धर्म नहीं है। उस धर्म का असली नाम क्या है? वर्ण धर्म। और दूसरा क्या नाम है? ब्राह्मण धर्म, वैदिक धर्म। उसके अंदर एक ही समाज का हित समाहित है, एक ही समाज का श्रेष्ठत्व समाहित है। उसमें भी जो लोग चले गए हैं वो वापस बीली संस्कृति में नहीं आना चाहते, गोंडी संस्कृति में नहीं आना चाहते, संथाली संस्कृति में नहीं आना चाहते, मुंडारी संस्कृति में आना नहीं चाहते। तो हम आदिवासी कहां एक होना चाहते हैं बताओ? इसलिए हमने विषय रखा, मुद्दा रखा, सिद्धांत रखा कि धर्म विहीन आदिवासी परिवार। आप किसी भी धर्म में हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे ब्राह्मण धर्मी हो, चाहे वर्ण धर्मी हो, चाहे कुछ भी हो, इस्लाम को भी मानते हो। खानदेश का उदाहरण पायल तड़वी, ये मुस्लिम धर्म को मानती थी लेकिन आदिवासी थी, वो भी मानता, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पर आओ, अपनी बात रखो। फिर तीसरी बात, कई प्रकार के संगठन, ये संगठन, वो संगठन, ये संगठन, और कई लोगों का तो नहीं, ये उस संगठन का कार्यक्रम है तो मुझे नहीं जाना चाहिए, मैं इस संगठन का पदाधिकारी हूं, मैं इस संगठन का अध्यक्ष हूं, मैं उस संगठन का हूं। आज सुबह में दामोद सर की मैडम ने मेरे को बोला कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा संगठनवाद खतरनाक हालत पे पहुंच गया, ये बात बोला। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये कई प्रकार के संगठन, ये हालात हमारे इलाके में भी थे। विश्व आदिवासी दिवस भी 2 से 3 जगह लोग मनाते थे, इतने संगठन अलग थे, एक जगह नहीं बैठते थे। तो हमने सिद्धांत रखा, संगठन विहीन आदिवासी परिवार। आप किसी भी संगठन के हो, यहाँ आइए, अपनी बात रखिए। और चौथी बात, बॉर्डरलेस आदिवासी परिवार, यानी आप किसी भी जिले के हो, किसी भी राज्य के हो, हमें देखना नहीं है, आप आदिवासी हैं, आप यहाँ आकर के अपनी बात रख सकते हैं। ये 4 सिद्धांतों ने इतना बड़ा कारवा खड़ा किया कि आज आप लोगों ने पहली बार सबसे ज्यादा मेरा सम्मान किया। इतना सम्मान मेरा आज तक कहीं पर भी नहीं मिला। सम्मान करना या करवाना ये मेरा विषय नहीं है। मैं आप लोग माला भी पहनाते हो, इसको भी मैं पसंद नहीं करता, नहीं करता। हम सभी लोग एक जैसे हैं, हम कभी मंच पर बैठते ही नहीं है, हम जनता के बीच में बैठते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन आज गर्मी पड़ रही है और मैं गर्मी में बैठ नहीं सकता, इसलिए मेरे को यहाँ बैठना पड़ा, अन्यथा मैं कभी मंच पर आज तक बैठा हुआ नहीं देखा होगा। तो मैं आप लोगों से केवल कहना चाहता हूं कि आप लोग जो हम लोगों ने जो कंसेप्ट अपनाया, ये 4 बातें, संगठन विहीन आदिवासी परिवार, राजनीति विहीन आदिवासी परिवार, धर्म विहीन आदिवासी परिवार और बॉर्डरलेस आदिवासी परिवार, इस चीज को हम स्वीकार करते हैं तो हमारा आदिवासी समाज एक जाजम पर आ सकता है। हम लोगों ने 2015 से एक ही बैनर होता है पीछे, आदिवासी परिवार, उसके अलावा कोई बैनर नहीं होता और इसका कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई संयोजक नहीं है। जिसको जो बात रखनी है रखते गए, जो राय बनती गई हम लिखते गए। और 2018 में हम लोगों ने किताब बनाया, आदिवासी परिवार विजन बुक। आदिवासी परिवार विजन बुक यानी हमारा विजन क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, उसके बारे में उस किताब में लिखा हुआ है। 267 पेज का किताब है, जून 2018 मैंने लिखा है। लेकिन वो किताब बेचने के लिए नहीं है, बेचने के लिए नहीं है। वे कार्यकर्ता और जो हमें विश्वास हो गया कि वो कार्यकर्ता समाज को कभी धोखा नहीं देगा, उसी को पढ़ने का अवसर मिलेगा। ये बात आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं। इसलिए हमने हमारे इलाके में आजकल हम लोग एक नई प्रकार की टीम खड़ी कर रहे हैं। क्या टीम बना रहे हैं? ऐसे कौन से कार्यकर्ता हैं जो जिंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वो अलग अलग। ऐसे कितने कार्यकर्ता हैं समाज के जो जिंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़ना चाहते, उनको अलग कर रहे हैं और उनको निर्णय लेने का पावर दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, ध्यान से समझिए। जो लोग चुनाव नहीं लड़ना चाहते, जिंदगी में कभी
भी उनको पावर होगा निर्णय लेने का। और जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उन लोगों को निर्णय अमलीकरण का पावर होगा। निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा, निर्णय अमलीकरण का। ये मैं समझ रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप कितना समझ रहे मुझे नहीं पता, लेकिन गंभीरता से समझिए बात को। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। देश आजाद होने के बाद 1950 में संविधान लागू हुआ और संविधान लागू होने के बाद 1951-52 में पहला चुनाव हुआ। वहां से 2023 तक आज तक हम लोगों को हमारा नेता कौन होगा, हमारा विधायक कौन होगा, हमारा एमएलए कौन होगा, हमारा सांसद कौन होगा, ये तय करने का अधिकार हमको नहीं मिला। क्या मिला? नहीं मिला। इसी वजह से आपके समाज का बेहतरीन नेतृत्व करने लायक आदमी पार्टियों के गुलाम हो गए। ये बहुत बड़ी बात है। देश आजाद होने से पहले जो समाज का सच्चा लीडर था, लड़ाकू आदमी था, अच्छा लीडर था, योग्य आदमी था, वो लीडरशिप करता था। वो लीडरशिप करता था देश आजाद होने से पहले। देश आजाद होने के बाद जो सच्चा लीडर है, समाज का त्याग, समाज का कल्याण करने की भावना रखता है, समाज के लिए लड़ता है, जकड़ता है, उस आदमी को टिकट नहीं मिलता है। और जो दूसरों के आगे लौट-पट होता है, दूसरों के आगे चरण स्पर्श करता है। हमारे इलाके में हमारे कई सारे फोटो आप लोगों ने देखे होंगे। दूसरे लोग, दूसरे समाज के लोग कुर्सी पर बैठते हैं और हमारे मंत्री जमीन पर नीचे बैठते हैं। आपके मध्य प्रदेश में ऐसा होता है? हमारे इलाके में ऐसा है, हमारे पास फोटो अवेलेबल है। मंत्री जमीन पर बैठा है और गैर आदिवासी लोग कुर्सी पर बैठे। सोच सकते हो, बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। यह हालत है आपका जनप्रतिनिधि का। फिर संविधान कैसे लागू होगा? बताओ। आपके नेता को बराबर बैठने का अधिकार नहीं दिया दूसरे समाज के लोगों ने, और वो जमीन पर बैठता है। संविधान कैसे लागू होगा? लागू हो सकता है क्या? और हम बात कर रहे हैं संविधान के अंदर आर्टिकल 13(3) का में यह लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में यह लिखा है, 5वीं अनुसूची में यह लिखा है। ये आप बोल रहे हो, सड़क पर बोल रहे हो, लेकिन जिन लोगों को आपने वहां बोलने के लिए भेजा है वो क्यों नहीं बोल रहे? देखिए आप, और जो लोग समाज के नाम पर काम करते हैं 5 साल तक और लास्ट 6 महीने में उन्हीं पार्टी को तलवार चाटने के लिए चले जाते हैं और टिकट की लाइन में लग जाते हैं। तो हमने सोचा, क्या सोचा? इन लोगों का भी इलाज करना जरूरी है। किसका इलाज करना जरूरी है? जो पार्टियों के पीछे जाते हैं, नंबर 1। और दूसरा, वहां जाके बोलते नहीं है, आपका क्या कहते हैं, संसद में नहीं बोलते, विधानसभा में नहीं बोलते, उनका भी इलाज करना जरूरी है। और कई लोग हमारे अपने समाज के, गैर समाज का कोई इंसान का कुछ एक्सीडेंट हो गया तो लाखों रुपया दे देते हैं, और हमारे समाज का कोई मर जाता है तो हमारे घर बैठने तक नहीं आते हैं और 20-25 हजार खत्म। ये हमारे अपने लोग करते हैं। दूसरे समाज के लोग हमारा अपमान करते हैं तो भी हमारे नेता नहीं बोलते। इनका भी इलाज करना जरूरी है। जो लोग 5वीं अनुसूची पर नहीं बोलते, अमलीकरण का प्रयास नहीं करते, उनका भी इलाज करना जरूरी था। जो लोग आर्टिकल 13(3) का रूढ़िगत ग्राम सभा के बारे में बात नहीं करते, अमलीकरण की बात नहीं करते, पैसा कानून की बात नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट अमलीकरण की बात नहीं करते, उनका भी इलाज करना जरूरी था। तो हमारे लोगों ने 2017 में हमारे को सवाल करा कि ये लोग, इतने हजारों लाखों लोग अब इन पार्टियों को चुनाव में वोट नहीं देना चाहते, हमें क्या करना चाहिए? तो पहले तो मैंने बिल्कुल ना कह दिया। इसके बाद 1 साल बाद हमने निर्णय लिया कि चलो आप लोग कहते हो तो ऐसा कर देते हैं। और करने के बाद परिणाम क्या आया? हमारे जिले में 4 एमएलए हैं। कितना? 2 तो जीत गए हम, और एक 52,000 लाया। तीसरा, हमारे विधानसभा में जो व्यक्ति जीता, राजकुमार रोज, उसने इतने लाख भी खर्च नहीं किए, 5, और सामने वाले ने 4 करोड़ खर्च किया तो भी हार गया। ये है विचारों की ताकत, ये है विचार क्रांति, ये आदिवासी परिवार की ताकत। और अभी पंचायती राज चुनाव के अंदर
96 आपका क्या कहते हैं पंचायत समिति सदस्य को, जनपद सदस्य 96, इसमें से 40 तो कुंवारे थे, अभी भी 22-23 तो कुंवारे। सोचो कॉलेज के बच्चे जीत गए, बड़े बड़े लोगों को हरा दिया। और 13 जिला पंचायत सदस्य मेरे अकेले जिले में, और एक ही दूसरा चाहिए था हमको, तो हम जिला पंचायत का बोर्ड हमारे कब्जे में आ जाता। तो रातों रात कांग्रेस भाजपा एक हो गए, ये आपको पता होगा, एक हो गए। डूंगरपुर में पहली बार हुआ, वो हमको रोकने के लिए। और सरपंच तो न जाने कितने, मैं आपको बता नहीं सकता। ये बात होने की वजह से हमको एक बेहद महत्वपूर्ण बात समझ में आई। क्या बात समझ में आई? आप 1 लाख लोगों की रैली करो, आपको कोई सुनने वाला नहीं है, अखबार में नहीं आएगा, आएगा तो उल्टा गलत आएगा। और आपके बीच में राजनीतिक लोग दारू पिला करके गलत लोगों को घुसेड़ देंगे और फिर कुछ उपद्रव करा देंगे, फिर पुलिस वाले आपके ऊपर केस कर देंगे। यही हमारा काफी डूंगरी में हुआ था, आपने सुना होगा, ये हर जगह होता है। तो हम लोगों ने तय किया कि पूरे भील प्रदेश के अंदर, एक बात ध्यान रखो, भील प्रदेश का मतलब क्या? जहां जहां भीलों के राजा हुआ करते थे वो भील प्रदेश, जहां जहां भीलों के राजा हुआ करते थे, जहां भील बाहुल्यता है वो पूरा भील प्रदेश है। तो पूरे भील प्रदेश के अंदर इन पार्टियों का खात्मा जब तक नहीं होगा, हमारा समाज एक कभी नहीं हो सकता। इस बात का हम लोगों ने तय किया है, इस वजह से हम लोगों ने संगठन रजिस्टर किया, क्योंकि जब तक पार्टियों का खात्मा नहीं होगा आपका समाज एक कभी नहीं हो सकता। आज आप देख लो, एक परिवार में भी 2 टुकड़े मिलेंगे, एक गांव में 4 से 5 टुकड़े मिलेंगे, और जिले और पंचायत समिति की बात छोड़ दो। हम लोगों को एक बात समझ में आई कि आप 1 लाख लोगों का भी रैली करोगे, आपको कोई नहीं सुनेगा। और पार्टी के 5 लोग मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे तो भी वो लोग डरते। ये बात ध्यान से समझो। ये इतने लोग जीतने के बाद हमें एक बात समझ में आई कि वो लोग एक ही चीज से डरते हैं, न सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों से डरते हैं, न किसी कानून से डरते हैं, न आदिवासियों से डरते हैं, वो केवल एक ही चीज से डरते हैं, वो है जनमत। क्या समझ रहे हो मैं जो कह रहा हूं? जनमत यानी पब्लिक का मत क्या है? मत का मतलब वोट नहीं है। पब्लिक क्या सोचती है, पब्लिक की इच्छा शक्ति क्या है, पब्लिक का सोचने का नजरिया कैसा है, उसके आधार पर वो लोग डरते हैं। तो हमने इसी वजह से तय किया कि पब्लिक का, लोगों का सोचने का नजरिया बदलना होगा। पब्लिक को सोचने का जो विषय है वो बदलने होंगे। तो हमारे लोगों की आदत क्या थी? आदत ये थी कि थोड़ा सा पिला दो, थोड़ा सा पिला दो, तो बैल के समान काम करते हैं दूसरों के लिए। जब तक उठेगा नहीं तब तक पूरे गांव में घूमेंगे, इसी को वोट देना, इसी को वोट देना, इसी को वोट देना, एक पब्बे में है? हमारे लोगों को एक बीड़ी पिला दी किसी आदमी ने और कह दिया ये बोरी वहां से वहां रखनी है, रख देंगे। 50 किलो की बोरी, एक बीड़ी पिला दिया, इधर से उधर रख देंगे। ये हमारा कैरेक्टर है पूरे देश भर में। ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, ये बाद में समझेंगे। अब ऐसे समाज को कैसे एक किया जाए, कैसे संगठित किया जाए, इसके लिए बहुत दिमाग खपाना पड़ता है। तो आज आप तक देख लीजिए, हम भी आपके खून के हैं, हम कोई अलग नहीं है। हमारे इलाके में एकता हो सकती है तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो सकती? हो सकती कि नहीं हो सकती? और पिछले दिनों तेलंगाना गए थे तो वहां एक बात हुई थी, एक व्यक्ति ने बात करा था कि भील और गोंड एक हो गए पूरे देश में, तो पूरे देश के आदिवासियों की सुरक्षा हो सकती है। भील और गोंड दो ही, यदि वो एक हो गए तो पूरे देश के आदिवासियों को उनकी सुरक्षा कर सकते हैं, उनके हक अधिकार को प्राप्त करने में आगे बढ़ा सकते हैं। इस बात को मैं भी मानता हूं, लेकिन एक दिक्कत है, हमारे इलाके में भी पहले लोग हम लोगों को भील को नीचा समझते थे, भील એટલે नीचा ऐसा मानते थे। क्या आपके इलाके में भी ऐसा होता है? भील को नीचा माना जाता है? अरे हाँ या ना तो बोलो, सही है। तो जो ऊंचा है, भील से जो ऊंचे हैं, उनकी आंखें कितनी है? आपकी कितनी? क्या बात कर रहे हो? जो नीचा है उनकी भी 2 आंखें, जो ऊंचा है उनकी भी 2 आंखें।
बराबर है। आप लोगों का पैर कितने, उनके क्या बात करें, आपके भी 2 पैर है, उनके भी 2 पैर है, तो फिर ऊंचा नीचा कैसे हुए हैं? आप लोग क्या खाते हो? अनाज खाते हो, मांस, फल फ्रूट सब्जी, वो क्या खाते हैं? जो ऊंचे वो सोना चांदी खाते होंगे, हैं? क्या खाते हैं? आप लोग जमीन पर चलते हो, आसमान में उड़ते हो? नहीं, वो लोग जो ऊंचे है वो तो आसमान में उड़ते होंगे। किस आधार पर है जो लोग अपने आप को ऊंचा मानते हैं, वो किस आधार पर ऊंचा है, यह मेरा सवाल है। और तो और हमारे आदिवासी लोगों में भी ये आ गया है कि मैं ऊंचा, मैं ऊंचा, मैं ऊंचा। सही है गलत है? आदिवासी समाज का होने के लिए एक सिद्धांत है कि वह जाति व्यवस्था का अंग नहीं होगा। आदिवासी कौन? अनुसूचित जनजाति कौन? जो जाति व्यवस्था में नहीं आता, जो वर्ण व्यवस्था में नहीं आता। ये तो 8वीं की किताब में लिखा हुआ है, हमारे स्कूलों में चल रही है, सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी की किताब है, उसमें लिखा हुआ है आदिवासी कौन, अनुसूचित जनजाति कौन? जो जाति व्यवस्था में नहीं आता, जो वर्ण व्यवस्था में नहीं आता। जो समाज वर्ण व्यवस्था में आता है वो हिंदू होता है, जो समाज जाति व्यवस्था में आता है वो ऊंच नीच मानता है, छुआछूत मानता है, भेदभाव मानता है, किसी को अपने से ऊंचा मानता है। और ये दोनों बातें हमारे ऊपर लागू नहीं होती, ये उसी किताब में लिखा है। और आदिवासियों का धर्म क्या है वो भी लिखा हुआ है, उसी 8वीं की किताब सरकारी स्कूल में चल रही है, उसमें लिखा है आदिवासियों का धर्म हिंदू नहीं है, इस्लाम नहीं है, ईसाईयत नहीं है, आदिवासी प्रकृति मूलक लोग हैं, लिखा हुआ है। चाहो तो चलो मेरे साथ में, मैं आपको टोटला पकड़ा देता हूं किताब में। जो लोग अपने आप को भील से ऊपर मानते हैं वो जाति व्यवस्था के शिकार हो रहे हैं। बहुत गहरी बात है, ध्यान रखिए। जो लोग अपने आप को भील से ऊंचा मानते हैं वो जाति व्यवस्था का शिकार हो रहे हैं, और जाति व्यवस्था में जाने के बाद आने वाले समय में वो ओबीसी बनेंगे, ध्यान रखो। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि जो लोग भीड़ के साथ में छुआछूत बरतते हैं, ऊंच नीच बरतते हैं, उनको आदिवासी लिस्ट से बाहर किया जाए, यह मांग भी लोगों को करनी चाहिए, करनी चाहिए। मेरे घर कोई भी जाति व्यवस्था वाला आदमी भी आ जाए तो वो मेरे साथ बना हुआ भोजन खाएगा, मेरे बराबर बैठकर, मेरे बराबर पे खाट पर बैठ सकता है, मेरे बर्तन से पानी लेकर पी सकता है। जिसको जाति व्यवस्था का अंग मानते, एससी मानते, वो भी मैं आजादी देता हूं। जो लोग ओबीसी समाज के हैं उनको भी मैं आजादी देता हूं कि मेरे घर आइए, मेरे घर पे खाना बनाए, आप हाथ से लेकर के खाइए, मेरे बर्तनों से, मटके से, हाथ से पानी लेके पीजिए, और खाट पर मेरे से साथ में बराबरी से बैठिए। जो इस्लाम को मानते हैं, ईसाईयत को मानते हैं, उनको भी बराबरी का हक देते हैं, हम लोग देना चाहते हैं। लेकिन जो लोग ऊंच नीच को मानते हैं उन लोगों को हमें स्वीकार नहीं करना है। क्यों स्वीकार नहीं करना है? आज मुस्लिम धर्म के अंदर भी ऊंच नीच आया है, दुनिया में नहीं है। ईसाईयत में भी ऊंच नीच है, दुनिया में नहीं है। इसका मतलब भारत की सबसे बड़ी समस्या जाति व्यवस्था है, धर्म नहीं है। भारत की सबसे बड़ी समस्या जाति व्यवस्था है, संगठन नहीं है। भारत की सबसे बड़ी समस्या जाति व्यवस्था है, पार्टी नहीं है। और जाति व्यवस्था किसको कहते हैं? ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, इसको कहते हैं। तो सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? ऊंच नीच, छुआछूत। और जो आदिवासी ऊंच नीच और छुआछूत को मानता है, उस आदिवासी समाज को आदिवासी लिस्ट से बाहर किया जाए, ये मांग हमको करनी चाहिए। ये बात मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात और, हम लोग देखते हैं यहां पर आपका टंटिया भील का आंदोलन भी हुआ, ये भील पलटन का मैदान है, ऐसा भी भाई लोग कह रहे हैं। तो भील लोग कभी किसी के गुलाम नहीं बने थे, ध्यान से समझिए बात को। आदिवासी लोग कभी किसी के गुलाम नहीं बने। आदिवासी समाज की दशा जो आज खराब है वो 1818 के बाद आई है। यदि आदिवासी ईसाई बना है तो 1818 के बाद बना है। आदिवासी किसी का गुलाम बना है
किसी के खेत में काम किया है तो वो भी 1818 के बाद बना। आदिवासी समाज किसी के खेत में काम करना भी अपना अपमान मानता है। ये हमारे पूर्वजों की विशेषता है, उनका सिद्धांत रहे, उनका साइकोलॉजी रहा, मनोविज्ञान रहा। और आज हम लोग बोरिया बिस्तर करके काम करने निकल पड़ते हैं, हमको अपमान महसूस नहीं होता, शर्म भी नहीं आती। ये बात हमें समझना पड़ेगा, ऐसा क्यों हुआ? हमारे पूर्वज ऐसा नहीं करते थे। हमारे पूर्वजों ने किसी